गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हमने फेडरलिज्म यानी कि संघवाद चैप्टर शुरू कर लिया था। ये लोकतांत्रिक राजनीति की बुक का सेकंड चैप्टर है और इसमें हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो इसमें हमने कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि संघवाद में 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। तो भारत में यूजुअली 3 लेवल की गवर्नमेंट है। सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरी सरकार है स्थानीय सरकार। ठीक है, तो हर एक जो स्तर की सरकार है, इनके जो नागरिक समूह है यानी कि जो सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर दोनों ही सरकारें शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अगर हम हरियाणा के हैं तो हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोचती है और राज्य सरकार भी जो है सोचती है, लेकिन हम किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? हरियाणा में। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी को यहाँ पर कानून बनाना या रेवेन्यू कलेक्ट करना या एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सब किसके दायरे में आता है? राज्य सरकार। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसका लास्ट टॉपिक जो था, जो व्यवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने टॉपिक में रीड किया था। पहला तरीका क्या था? 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, फेडरेशन। इसमें क्या सिस्टम होता है कि राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के अंदर जो पावर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट है, आओ और साथ मिलकर चलो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें ये जो ट्रिक है आप याद कर सकते हो, USA। वैसे तो USA क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं। U से अमेरिका, S से स्विट्ज़रलैंड और A से ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो संघवाद का रूप है वो क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी आओ और साथ मिलकर सरकार बनाओ, यानी कि इनकी पहचान अपनी अलग अलग बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रांतों को समान अधिकार यानी स्टेट को इक्वल राइट्स मिलता है और वो केंद्र सरकार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा रूप क्या है? इसमें क्या सिस्टम रहता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार से ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। तो इसमें जो संघीय शासन व्यवस्था है उसको कहते हैं होल्डिंग। ये हेडिंग इंग्लिश में ही आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, यानी कि साथ मिलकर चलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं और ये साथ मिलकर चलते हैं। और इसमें केंद्र सरकार जो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा ताकतवर, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, राज्यों को भी अधिकार मिले होते हैं। ये अधिकार क्षेत्र नोट कर लेंगे कि ऐसा दायरा, मान लो ये स्टेट है तो स्टेट के अंदर के जितने भी कार्य हैं वो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे करके स्टेट जो हैं हमारी कंट्री के अंदर 29 स्टेट्स हैं और इन सबको मिलाकर बनती है कंट्री यानी इंडिया। तो हर एक स्टेट को अपना इंडिविजुअल राइट मिला हुआ है। हर एक स्टेट अपनी स्टेट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है और अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर ही वो कार्य करती है, लेकिन सेंटर जो है वो सभी स्टेट्स को देखती है। ठीक है, सभी का एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर चेक करती है। तो इसमें जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल होती है,
होल्डिंग टुगेदर में केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सत्ता का बंटवारा करती हैं, वो राज्यों को कुछ अधिकार देती है, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास। तो इस व्यवस्था को कहते हैं साथ मिलकर, ठीक है, सत्ता का बंटवारा करके देश को चलाना। और इसके एग्जांपल्स भी नोट करेंगे आप, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है SBI, लर्न रहेगा। पहली व्यवस्था जो थी वो उसका था USA, और दूसरी व्यवस्था में एग्जांपल हम दे सकते हैं SBI, यानी स्पेन, बेल्जियम और इंडिया। तो इन कंट्रीज़ के अंदर केंद्र सरकार जो है ज़्यादा पावरफुल रहती है, राज्य सरकार जो है उसका अपना एक अधिकार क्षेत्र है, लेकिन वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह रहती हैं। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो क्या है, किस तरीके से चलती है। हमने पहले बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को देखा था कि उनके देशों के अंदर बहुत सारी विविधता है, ठीक है। और उनको अपनी विविधता किस चीज़ की होती है? भाषा की होती है, ठीक है। लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज, और रिलीजन्स, कास्ट, तो ये बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। तो यहाँ बेल्जियम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो बेल्जियम में भी फ्रेंच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग पीपल थे, तो लैंग्वेज बेस्ड व्यवस्था थी। श्रीलंका के अंदर भी लैंग्वेज बेस्ड ही डाइवर्सिटी थी, और उनमें आपस में कभी भी वो एक मत नहीं हुए थे। श्रीलंका में कौन थे? तमिल और सिंहली। और बेल्जियम में क्या थे? डच और फ्रेंच। लेकिन बेल्जियम ने अपनी इस विविधता को संभाला और सबको क्या दे दिया? इक्वल राइट, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग है, चाहे डच स्पीकिंग है, ठीक है। फ्रेंच जो थे संख्या में कम थे, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर उनके मंत्री थे वो बराबर संख्या में थे। तो यानी कि उन्होंने दोनों लैंग्वेज को इक्वल राइट दे दिया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, सिंहलियों ने तमिलों को कुछ नहीं दिया, इसलिए जो तमिल थे वो नाराज़ थे। वो अपने आप को क्या सोच रहे थे कि श्रीलंका के अंदर वो क्या हैं, उनमें अपनेपन की भावना नहीं थी, ठीक है। उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उनमें यही था कि वो अल्पसंख्यक है और यहाँ उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये जो विवाद है आज तक श्रीलंका के अंदर बना हुआ है, और वहाँ हमेशा सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रहती है। तो ये छोटी विविधता वाले जो कंट्रीज़ थे, तो यहाँ पर इन्होंने देखो किस तरीके से इसको संभाला। तो भारत तो इनसे भी बड़ा देश है। आपको पता है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, और इतनी ज़्यादा सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं, धर्म हैं, क्षेत्रों के लोग रहते हैं, कास्ट हैं, ठीक है। हर चीज़ की डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था रहेगी, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि इतनी विविधताओं को संभालकर भारत जो है सफल लोकतांत्रिक देश है, वो कैसे पॉसिबल हुआ। हमें पता है कि हमारे देश का जो सिस्टम है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। हर एक चीज़ के लिए एक लॉ बुक है संविधान, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी पार्लियामेंट रन करती है, दोनों हाउसेज रन करते हैं। जो भी कानूनी व्यवस्था है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान चलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब जो है संविधान के ऊपर ही डिपेंड क्यों है? क्योंकि हमारा देश गुलाम था। हमने बहुत ही मुश्किल से, बड़े संघर्षों से, और हमारे वीर पुरुषों ने बहुत सारा बलिदान दिया, रक्त बहाया, और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद क्या हुआ? जितने भी छोटे रजवाड़े थे, रजवाड़े मीन्स जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, राजा थे यहाँ पर, आज़ादी के बाद वो सारे भारत के साथ मिल गए, ठीक है। भारतीय संविधान ने क्या किया? इनको राज्यों का संघ घोषित किया। संविधान का जो फर्स्ट पेज है उसमें भारत को क्या बताया गया कि ये सब राज्यों का मिलकर एक संघ है, और भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है, ठीक है। हमने संघीय व्यवस्था की 7 विशेषताओं का जिक्र किया था पीछे, हमने 7 फीचर्स पढ़ी हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी कौन सी 7 फीचर्स हमने पढ़ी है।
और इसमें भारतीय संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं, ठीक है, उन 7 फीचर्स में हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सब काम करते हैं। और संविधान में हमारे देश के अंदर 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। मैंने पहले ही बताया था 1992 के बाद जो तीसरे स्तर की सरकार बनी थी, लेकिन उससे पहले हमारे देश में भी 2 तरह की व्यवस्था थी। केंद्र सरकार, ठीक है, इसे संघ सरकार भी कहते हैं या केंद्र सरकार भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और दूसरी थी राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार का पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी कि केंद्र जो थी वो क्या थी, सबसे ऊपर, ठीक है, सरकार के स्तर में सबसे ऊपर स्तर किसका है, केंद्र सरकार का। ओके, क्योंकि ये पूरी कंट्री को रन करता है, पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। बाद में जो तीसरे स्तर की सरकार थी, यानी केंद्र सरकार से नीचे क्या है, राज्य सरकार, इसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं बेटा, राज्य सरकार। ओके, अब केंद्र सरकार की कुछ पावर संविधान ने राज्य सरकारों को दे दी। राज्य सरकार की जो पावर थी संविधान के अकॉर्डिंग, जो तीसरे स्तर की सरकार थी स्थानीय, ठीक है, लोकल लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्थानीय सरकार को दे दी। अब स्थानीय सरकारें फर्दर 2 टाइप्स की हैं। ओके, लेवल जो हैं, स्तर जो हैं, वो 3 ही रहेंगे। स्थानीय सरकार एक सिटीज़ के अंदर होती है, शहरों के अंदर, ठीक है, और दूसरी गांव के अंदर। शहरों की थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो इसमें 2 व्यवस्थाएं रखी गई हैं। शहरों के अंदर क्या होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, और दूसरा क्या है, बहुत बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या रहती है, म्यूनिसिपल कमेटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो हैं, नगर निगम, नगर पालिका, और गांव में क्या रहती है, पंचायत, ठीक है। गांव की पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पर सरपंच जो है और मेंबर जो है वो मिलकर गांव का एडमिनिस्ट्रेशन जो है रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो एक तीसरा स्तर भी जो है 1992 के बाद जोड़ दिया गया था। स्थानीय सरकारें किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। अब गांव की जो सरकार है, यानी कि स्थानीय सरकार है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में, यानी जितना एरिया है, रूरल एरिया, उस एरिया की डेवलपमेंट की ड्यूटी किसकी होती है, पंचायतों की। तो वो पंचायत जो है वो दूसरे गांव की जो है कार्यों में इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए तो बोला गया ना अधिकार क्षेत्र, ठीक है। हम अपने घर में रहते हैं, हम दूसरों के घर में जाकर नहीं रहते, तो हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है, हमारा अपना घर। हम उसी में रहकर ही अपने घर के नियम, कायदे, कानून बनाते हैं और उनके अनुसार हमारा परिवार काम करता है। तो ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सब अपने अपने एरिया में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। अब सबके अधिकार जो क्षेत्र हैं, उनके लिए उनको कुछ पावर्स दी गई हैं, उनको क्या बोलते हैं, सूचियाँ, सब्जेक्ट्स। तो 3 तरह के जो हैं सूचियाँ हैं जो राज्य और केंद्र सरकारों को मिली हुई हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है यहाँ से कि कौन कौन सी सूचियाँ किस किस जो है अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो 3 सूचियाँ हैं। पहली सूची है संघ सूची। ओके, ये केंद्र सरकार को मिली होती है, संघ सूची। दूसरी सूची है राज्य सूची, जो राज्यों को दी जाती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो राज्यों को दिए जाते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। और एक और सूची है जो टाइम के अकॉर्डिंग जो नई चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो जो बाद में सब्जेक्ट आए हैं उन्हें रेजिड्यूअल, ठीक है, रेजिड्यूअल बचे हुए विषय बोलते हैं इनको, रेजिड्यूअल लिस्ट में डाला गया है, जिसमें केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स रहती हैं। देखो संघ सूची में है, राज्य सूची भी है, ठीक है। और लेकिन जो रेजिड्यूअल सूची के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है,
सेंट्रल गवर्नमेंट का, संघीय सरकार का, केंद्र सरकार का, एक ही बात है। राज्य सूची में कितने विषय आते हैं? 66। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? 97। ठीक है। और यहाँ पर समवर्ती सूची में अब बढ़कर हो गए हैं 52, पहले 47 थे। और रेजिड्यूअल में अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन जो भी नए कानून बनाने पड़ते हैं उन्हें रेजिड्यूअल सूची में रखा जाता है। नोट करेंगे इसको अच्छी तरह से। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि जो संघ सूची है उसमें कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हैं संघीय सरकार को जिसमें वो कानून बना सकती है। तो संघीय सूची में सबसे पहले आता है डिफेंस, प्रतिरक्षा। जो सेना है वो देश की एक ही सेना है, राज्यों की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है, देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। तो अलग अलग लेवल पर जो है सेना अलग अलग नहीं है कि ये बोले कि केंद्र सरकार की सेना अलग है और राज्य सरकारों की अलग है, नो। तो जो डिफेंस है वो पूरी कंट्री के लिए है और इससे रिलेटेड जो भी कानून है, जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, वो सब किसके अंडर रहती हैं? केंद्र सरकार के। विदेशी मामले हैं, फॉरेन जो है इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करती है यूनियन गवर्नमेंट। नोट करेंगे ये। बैंकिंग है, पूरे इंडिया के जो बैंक व्यवस्था है, प्रणाली है, वो भी किसके नियंत्रण में है? केंद्रीय सरकार के। इसी तरह कम्युनिकेशन है, मुद्रा है। तो ये सारे विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार जो है उनको अधिकार मिला हुआ है। और पूरे देश के लिए जो मामले, एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, वर्णित विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को। सेकंड लिस्ट आ जाती है संघ सूची। अब राज्यों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर राज्य सरकारें मिलकर जो अपने राज्य के अंदर कानून बनाती हैं। इसमें आ जाता है पुलिस। हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है और वो पुलिस अपनी स्टेट की अंदर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाती है, लोगों को सेफ्टी देती है, ठीक है, उनकी जो क्राइम्स हैं उनको रोकती है। दूसरा है व्यापार, ठीक है, जो राज्य सरकार के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी व्यापार के साधन हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। ऐसे ही वाणिज्य है, कृषि है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब विषय जो हैं किनके पास आते हैं? राज्य सरकारों के पास, प्रांत के पास। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकारें ही क्या कर सकती हैं बेटा? कानून बना सकती हैं। थर्ड लिस्ट कौन सी है? समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती, जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। कुछ ऐसे भी विषय हैं जो कॉमन हैं, ठीक है, वो राज्यों से भी बिलोंग करते हैं और पूरी कंट्री से भी उनका जो है रिलेशन रहता है। तो उन पर राज्य और केंद्र, यानी अगर हरियाणा के अंदर सिस्टम है तो हरियाणा में ये जो भी विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार भी इंटरफेरेंस कर सकती है। जैसे शिक्षा, एजुकेशन कैसे रहेगी, ये नहीं कि पंजाब सरकार अपनी एजुकेशन पॉलिसी चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी चला रही है, हर एक स्टेट अपनी अपनी चलाने लगेगी। तो एजुकेशन जो है, जो भी स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो उनका अपना अपना एक एजुकेशन लेवल रहेगा, तो वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन लिए। तो एजुकेशन का सिस्टम ऐसा रहता है कि स्टूडेंट कहीं भी जाकर फर्दर स्टडी कर सकता है और वो सब्जेक्ट वही पढ़ता है जो आगे महत्व के होते हैं, इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो शिक्षा से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी कानून है, लॉ है, वो समवर्ती सूची में आता है। इसी तरह फॉरेस्ट है, मजदूर संघ है, यूनियंस जो होती हैं, विवाह मैरिज वगैरह जो है, गोद लेना, ठीक है, और उत्तराधिकार, जैसे ये सब विषय, इस पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन विषयों पर क्या करती हैं? कानून बनाने का अधिकार इनको मिला हुआ है, ठीक। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो
मान लो कि केंद्र सरकार अपनी ओपिनियन देती है, राज्य सरकार अपनी ओपिनियन देती है, और अगर एग्रीमेंट नहीं होता, दोनों की राय नहीं मिलती, तो केंद्र सरकार द्वारा जो भी सुजेशन दी जाती हैं वो मान्य होती हैं। यानी कि इसमें भी देखो, समवर्ती सूची के विषयों के अंदर भी फाइनल डिसीजन किसका माना जाता है? केंद्र सरकार का। इसलिए तो बोला गया है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ सिचुएशन अलग थी। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है, नए नए प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं, लोगों की नई नई डिमांड्स बढ़ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट हैं, ना तो वो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में। तो किसी भी सूची में नहीं आते तो उन्हें किस सूची में रखा जाता है? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये अधिकार क्षेत्र किसके विषय में है? ये इसमें संविधान बनने के बाद ये आए थे, इसलिए इनको, क्योंकि मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन चेंजेस जो आते रहते हैं, तो उनके लिए जो कानून बनना है वो किसको पावर मिलती है? तो इसको बोलते हैं बाकी बचे हुए विषय, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। तो इसमें केंद्र सरकार के पास इनका अधिकार होता है, केंद्र सरकार इनके ऊपर कानून बनाती है। ठीक है, हमने ऊपर अभी देखा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति, सबको साथ यानी कि होल्डिंग टूगेदर, इसको सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था भी बोलते हैं। आपने यही लर्न करना है, कमिंग टुगेदर और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। इसी में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है। कमिंग का मतलब है आपकी इच्छा है भी आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हो या नहीं। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें मिली होती हैं। राज्य सरकारों के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपने बिहाफ पर डिसीजन ले सके। जुरिस्डिक्शन तो होता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सुपर पावर कौन हो गई? इधर होल्डिंग टुगेदर में केंद्र सरकार, और यहाँ पर इक्वल रहता है अधिकार। तो सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। साथी इकाइयाँ मीन्स जो स्टेट्स हैं, तो उनको बराबर के अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। अब भारतीय जो संघ है राज्यों को मिलकर बना है, तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर है। भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान था, अपना एक झंडा था, अपनी विधानसभा थी, और वो अपने स्टेट के खुद कानून बनाते थे। और भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को, जो भी भारत के अंदर सभी राज्यों के लिए कानून बनते थे, वो उनमें लागू नहीं होते थे, क्योंकि उनका अपनी विधानसभा थी, अपना संविधान था। तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। ये आपने अभी पीछे देखा था, जो 370 धारा टूटी है, तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थी। तो आज़ादी के बाद जो जम्मू का राजा था वो अपनी इच्छा से भारत में मिला था, लेकिन उसने अपनी स्टेट के लिए कुछ अलग से पावर्स ले ली थी। और वही हमारे लिए एक प्रॉब्लम का जो है टॉपिक बना हुआ था कि सभी स्टेट्स जब इक्वल हैं तो जम्मू कश्मीर अलग क्यों है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, भाजपा जो है, उसके टाइम में 370 धारा जो है टूट चुकी है। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता। एक्चुअली जितने भी हिली एरियाज़ हैं, तो हिल्स की ब्यूटी को बनाने के लिए और वहाँ पर जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं। हम किसी भी हिली स्टेट के अंदर ना तो ज़मीन खरीद सकते हैं, ना वहाँ पर जो है मकान बना सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा वहीं हो जाएगी तो अनबैलेंस हो जाएगी नेचर वहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी ही रह सकते हैं, दूसरी स्टेट्स के लोग जाकर वहाँ पर ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो संविधान भी अलग था, तो इस चीज़ को वहाँ पर ख़त्म किया है। ठीक है, ये अभी 2 साल पहले ही